आज जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको एक रियलिटी टेस्ट देते हैं। जरा कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आज से 10 वर्षों के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीजेपी को वोट देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आप इसे क्या मानेंगे? आज आपको लगेगा कि यह तो ऐसा सपना है जो शायद आपको सपने में भी नहीं आएगा, यह तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दिल्ली में आज एक ऐसी ही अनहोनी घटना हुई है जिसकी कल्पना आज से 10 वर्ष पहले तक किसी ने की नहीं थी। दिसंबर 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की जमी जमाई सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था। शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित हार गईं और अरविंद केजरीवाल ने उनकी कुर्सी ले ली और कांग्रेस को हमेशा के लिए दिल्ली के सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन लगभग 10 वर्षों के बाद आज चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आज गांधी परिवार ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला, जहां से दोनों पार्टियों के गठबंधन में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने आज दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जाकर अपना वोट डाला, क्योंकि वो वहीं के वोटर हैं और वहां से दोनों पार्टियों के गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। और यह चमत्कार सिर्फ 11 वर्षों में हुआ है। 11 वर्षों में क्या से क्या हो गया देखिए। 11 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, वो दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं। और उस समय अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में खुलकर सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे, कहते थे कि सोनिया गांधी भ्रष्ट हैं। और आप भी सुनिए तब सोनिया गांधी के बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहा करते थे। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। वर्ष 2015 में जो अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, आज वो सोनिया गांधी की पार्टी को वोट डाल रहे हैं और वही सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रही हैं अपना। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है इस बार, और 3 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है इस गठबंधन के तहत। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है। राजनीति में यह अपनी तरह का पहला ऐसा अनोखा गठबंधन है जो दिल्ली में तो है लेकिन पंजाब में नहीं है। आज शाम 7 बजे तक दिल्ली में 56% वोटिंग हुई है, जो अंतिम आंकड़ों में 60% तक जा सकती है। और पिछली बार भी दिल्ली में 60.6% वोटिंग ही हुई थी, यानी लगभग पिछली बार के बराबर ही इस बार भी हुई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 60% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर हुआ है, जहां पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 21% मुस्लिम वोटर हैं और 74% हिंदू वोटर हैं, जबकि सबसे कम मतदान 52% नई दिल्ली सीट पर हुआ है, जहां सिर्फ 6% मुस्लिम वोटर हैं और 88% हिंदू वोटर हैं। और नई दिल्ली जो सीट है ये पढ़े लिखे लोगों की सीट मानी जाती है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पर हैं। फिर भी देखिए सबसे कम मतदान यहां पर हुआ है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जितने ये पढ़े लिखे लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ये आलोचना करने के लिए तो सबसे आगे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, मांग करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी की, वोट डालने की, तब ये लॉन्ग वीकेंड पर चले जाते हैं। और इनमें से भी बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जो पहाड़ी इलाकों में या कहीं दूसरी जगह लॉन्ग वीकेंड पर वेकेशन के लिए चले गए होंगे, अब वापस आएंगे और वापस आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बयानबाजियां करेंगे, पार्टियों को नसीहतें देंगे। वर्ष 2019 में बीजेपी को दिल्ली में 56.9% वोट मिले थे, लगभग 57%, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दें तो इन्हें दोनों को मिलाकर 40.8% वोट मिले थे, जो बीजेपी से 16.1% वोट कम है। मैं आपको देखिए बार पर दिखा रहा हूं, बीजेपी को पिछली बार 57% के लगभग और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर 40%, 41% वोट मिला था। वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से
1.7% वोट कम मिला था। तो देखिए 2014 में बीजेपी को 46.6% वोट मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 48.3% वोट मिला था, जिसमें 31.1% वोट आम आदमी पार्टी के थे और सिर्फ 15.2% वोट कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन बड़ी बात यहां पर देखिए यह है कि 2014 में इन दोनों पार्टियों की वोट मिला दें तो वो बीजेपी से ज्यादा थी। आंकड़े कहते हैं कि जो पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतती है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। और बहुत सारे लोगों को इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि इस बार जब ये दोनों पार्टियां मिलकर साथ लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो क्या इनका वोट शेयर बीजेपी के बराबर होगा, बीजेपी से ज्यादा होगा या बीजेपी से कम रह जाएगा? क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं या नहीं, और कितनी कड़ी टक्कर दे सकती हैं, ये लोग जानना चाहेंगे। 2014 के हिसाब से इनका वोट शेयर ज्यादा था, लेकिन 2019 में बहुत कम था। 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीता, तब केंद्र में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इससे पहले वर्ष 2009 में जब कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती, तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी। उससे पहले जाएं तो वर्ष 2004 में भी यूपीए की जब पहली सरकार बनी, तब दिल्ली की 7 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। उससे पहले जाएं तो 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। और उससे और पहले 1984 के चुनाव में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी दिल्ली की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली में जो पार्टी चुनाव जीतती है, केंद्र में उस पार्टी की या फिर उस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है। और जब दिल्ली में एक तरफा चुनाव नहीं होता, यानी एक तरफा नतीजे नहीं आते और मिले जुले नतीजे आते हैं, तब केंद्र में भी खिचड़ी सरकार ही आती है, जैसा 1989 में हुआ। वर्ष 1989 में दिल्ली में बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 2 और जनता दल ने 1 सीट जीती थी, यानी मिले जुले नतीजे थे। ये बात जो अब 6 चरणों के बाद समझ में आ रही है वो ये है कि ये क्वेश्चन पेपर असल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया था, उन्हें पूरा रोड मैप पता था। छठा, इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को 400 पार के नारे में उलझा कर रख दिया और विपक्ष अपनी खुद की रणनीति बना ही नहीं पाया। सातवां, इन चुनावों में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की प्रचार की शैली में एक बहुत बड़ा अंतर देखा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को अब तक 71 इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अब तक मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से लेकर राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स, रीजनल न्यूज चैनल्स, लोकल न्यूज चैनल, हाइपर लोकल न्यूज चैनल, अखबार, राष्ट्रीय अखबार, क्षेत्रीय अखबार, यहां तक कि यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े संपादकों से लेकर जो बीट रिपोर्टर्स हैं, यानी वो रिपोर्टर्स जो बीजेपी की बीट को कवर करते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उन बीट रिपोर्टर्स को भी इस बार बुलाकर इंटरव्यू दिया है। यानी बड़े बड़े संपादकों से लेकर और बीट रिपोर्टर्स तक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लेकर हाइपर लोकल संस्थानों तक, यूट्यूबर्स तक, सबको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जबकि राहुल गांधी ने इस बार एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और वो अपना वीडियो बनाकर बस सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं और वहीं से अपनी बात कह देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने खुद एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जितने इंटरव्यू दिए हैं देश के बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों को, उन सब का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया है। और राहुल गांधी ने हर बार उन इंटरव्यूज को छोटा करने की कोशिश की है, पत्रकारों का मजाक उड़ाया है और कहा है कि ये सारे इंटरव्यूज फिक्स्ड हैं। अब आप सोचिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर प्रकार की विचारधारा के अखबार, न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स, पत्रकार, संपादक, क्या सभी फिक्स हो सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन राहुल गांधी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं और खुद उन्होंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक रैली में पार्टी से जुड़े कम से कम 200 लोगों से अलग से मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि उनका निजी तौर पर जो आउटरीच है वो कैसा है, देखिए, जब वो किसी रैली के लिए निकलते हैं दिल्ली से, सबसे पहले एयरपोर्ट पर बीजेपी के लगभग 40 से 50 नेता उनका स्वागत करते हैं। उन सब से प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं,
फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जिस दूसरे रैली स्थल पर जाते हैं, वहां भी हेलीपैड पर 30 से 40 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। वहां भी वो सबके साथ हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बात करते हैं। हेलीपैड के बाद जहां रैली होती है, वहां स्टेज के पीछे वहां फिर 40-50 कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करते हैं, वो उनके साथ बात करते हैं और कुल मिलाकर उनसे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हालचाल पूछते हैं। ये स्टेज के पीछे की मैं बात कर रहा हूं। फिर स्टेज पर भी वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और इस तरह एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 200 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, निजी तौर पर हाथ मिलाते हैं। और अगर एक दिन में उन्होंने 4 रैलियां की हैं तो समझ लीजिए कि लगभग 800 लोगों से निजी तौर पर हर दिन वो मिल रहे हैं। और इस दौरान वो कभी कभी पार्टी ऑफिस में भी चले जाते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी ऑफिस हैं, वहां पर भी अगर आप लोगों को मिला लें तो वो हर रोज 1000 लोगों से मिल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की शैली का एक अंतर मैंने आपको बताया, और जो उनकी जो पर्सनल आउटरीच है उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। इस समय एक्सिस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता, दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल, हरियाणा के सिरसा से पीयूष मिश्रा, गुड़गांव से संजय शर्मा और करनाल से कमलजीत संधू, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से समर श्रीवास्तव और जौनपुर से कुमार अभिषेक, बिहार के पश्चिम चंपारण से शशि भूषण और झारखंड के रांची से सत्यजीत कुमार, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से इंद्रजीत कुंडू, ये सब मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम मौसमी सिंह के पास चलते हैं। मौसमी हमें बताएंगी उत्तर प्रदेश में आज छठा जो चरण रहा, माफ कीजिएगा, दिल्ली में, मौसमी दिल्ली में है। मौसमी, जब भी मैं आपसे मिलता हूं मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश में ही होंगी, या तो आप अमेठी में होंगी और या आप रायबरेली में होंगी। आज फॉर अ चेंज आप दिल्ली में हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आज का मतदान कैसा रहा, मूड क्या दिखा जनता का? सुधीर, बतौर रिपोर्टर हम पर आपकी नजरें इनायत कम होती हैं। वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में जरूर जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर को ग्राउंड की पकड़ होनी चाहिए और कोशिश यही रहती है। और अभी तो हम देश की राजधानी दिल्ली के सुबह 6 बजे से लेके अभी तक चप्पे चप्पे पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे और आपके सारे आंकलन को मैंने सुना। और अगर अब मैं ये कहूं कि मैंने तमाम वोटर्स से भी बात की और जिस तरह से पहली बारी मुझे ये महसूस हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आई है, लेकिन मुझे वो जमीन पर एकजुटता कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आई और शायद उसका असर कहीं ना कहीं वोटरों में भी नजर आया। क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए, आप देखिए, अगर 2014 और 19 का वोट प्रतिशत देखिए तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा था 14 में लोकसभा चुनाव में, और वो घट के 18% 19 में आया, और वहीं पे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ के 22 पर आ गया था 19 में। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही वोट जो है खींचा कांग्रेस पार्टी ने 2019 में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से करके। तो ऐसे में वोटर मुझे जमीन पर कंफ्यूज नजर आया, क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो जो कांग्रेस का वोटर राष्ट्रीय पार्टी को वोट करना चाहता था उसको और नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी को वोट करना, वो कहीं ना कहीं मुझे जरूर कंफ्यूज नजर आया। और इसका एक इंडिकेशन आपको पहले ही मिल गया था, हम लोग को पहले ही मिल गया था सुधीर, जिस तरह से जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी तो लगातार काफी ज्यादा जद्दोजहद आप और कांग्रेस के बीच हुई। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ प्रचार में भी नजर नहीं आए, और स्वाति मालीवाल वाले इसका मतलब क्या हम ये माने, क्या इसका मतलब हम ये माने कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जोर इस बार दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा? एकदम मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ एक स्ट्रैटेजी में फेलियर मुझे नजर आता है, क्योंकि विचारों का मेल नहीं है। जो जेनेसिस है आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस के विरोध से हुआ, और अभी जिस तरह से आपने भी बताया कि 10-11 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, जो जनता के दिमाग में अभी भी वही चीज है, और उससे ज्यादा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है कि इन्होंने हमारी पूरी सेंधमारी हमारे वोट बैंक में की। अब झाड़ू कैसे झाड़ू को पकड़े, ना हाथ झाड़ू को पकड़ने को तैयार है और ना झाड़ू हाथ का साथ लेने को तैयार। बिल्कुल, जैसे दूध और दही का मिलन नहीं हो सकता, ऐसे ही ये चीज ग्राउंड पर आज हमें दिखाई दे रही है। हम ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ दिल्ली में है। ऐश्वर्या, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं आपको बता दूं सुधीर, जिस तरीके से 14 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 7 ऑन 7 लेके आई, 2019 के अंदर भी एक रिपीट प्रदर्शन था 7 ऑन 7। 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस समय यही मान के चल रही है कि 7 ऑन 7 ही रहेगा। सिवाय मनोज तिवारी के बाकी जो 6 सिटिंग सांसद थे उनकी टिकट काट दी गई थी, उनकी जगह नए लोगों को बैठाया गया है। जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का वो यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता इनसे बिल्कुल नाराज नहीं है। कहीं ना कहीं सर्वे जो है, जो उनके सिटिंग एमपीज थे, थोड़ा सा उनके खिलाफ जरूर आए थे। यही कारण है कि हमने देखा कि कितनी तेजी से उस पर काम किया गया और नए लोगों को बैठाया गया। नए लोगों में अगर नई दिल्ली की बात करें, आपने कहा कि किस तरीके से एक अर्बन एपिथी जो है वो सामने नजर आती है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं सुधीर, आप मुंबई देखिए, गांधीनगर देखिए, जयपुर देखिए। अब तक का जो आंकड़ा आया है ईसीआई का डेटा, ये साफ जो है बताता है कि किस तरीके से जो अर्बन वोटर है वो बाहर नहीं निकलता है, लॉन्ग वीकेंड बना के निकल जाता है। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में भी ये देखने को मिला कि बहुत ज्यादा नई दिल्ली में लोग बाहर नहीं आए थे। लेकिन जो एक चीज समझ में आई वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अहम सीट है और बहुत मजबूत सीट है। बांसुरी स्वराज को ये लगता है कि इस बार वो आराम से इस सीट को निकाल लेंगी। उनके सामने है आम आदमी पार्टी से सोमनाथ जी। अब एक बार हम जरा प्रदीप गुप्ता जी के पास चलते हैं, क्योंकि दर्शक प्रदीप जी को सुनना चाहते हैं। प्रदीप जी, पिछली बार आज का जो ये फेज था, छठा फेज, ये बीजेपी के लिए बड़ा शानदार रहा था। बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और बीजेपी 272 के आंकड़े को पहले पार कर चुकी थी। हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी 272 के आंकड़े को पार कर चुकी है, और अगर उसे करना भी है तो देखिए दिल्ली और हरियाणा में उसे 100 में से 100 नंबर लेने पड़ेंगे। ये सब होते दिखता है आपको? सुधीर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो अभी मैं आपको वापस आपके दर्शकों को बताऊंगा कि अब जो है केवल 7 दिन यानी अगले शनिवार तक का समय बाकी है। फूड इज हाफ कुक्ड। मैं चाहता नहीं कि पकवान को जो है आधा पका परोसा जाए तो आपको और आपके दर्शकों को किसी को भी मजा नहीं आएगा। तो मैं वापस निवेदन करूंगा आपसे और आपके दर्शकों से कि सिर्फ 7 दिन का इंतजार करें और फिर आप पाएंगे कि एक्सेस माई इंडिया का ये नहीं कि कौन कहाँ जीत रहा और किस राज्य में जीत रहा, क्यों जीत रहा, इस जाति, वर्ग, समुदाय, उम्र और महिला पुरुषों ने कैसा कहां वोट किया, एक एक सीट का आकलन। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ये जो मिलन हुआ है दिल्ली में, ये दिल्ली में चलेगा? ये तो आप बता सकते हैं आज का मूड देखकर। आज का मूड देखकर अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रवार तरीके से इसके अलग अलग मायने होते हैं। और मैं वापस एक और चीज बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्जिट पोल करना, यानी आज जब लोग मतदाता निकल रहे हैं वो बैन है। तो हमारा जो भी आकलन है पोस्ट पोल सर्वे, यानी कल से ही हम कुछ कर सकते हैं लोगों के घरों में जाके, आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी आज मैं सुधीर जी बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये सब चीजें बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो बड़ा साइलेंट सा चुनाव लग रहा था, बड़ा बोरिंग सा चुनाव था। ऐसा लग रहा था देश में चुनाव हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा था। छठा चरण आते आते क्या अब आपको थोड़ा मजा आने लगा है? और क्योंकि अब ये देखिए आखिरी ओवर चल रहे हैं मैच के, आखिरी के 5 ओवर हैं, अब आपको लग रहा है कि इस मैच ने, इस फिल्म ने क्लाइमैक्स में आकर गति पकड़ी है? बिल्कुल जबरदस्त गति पकड़ी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कुछ राज्य हम ऐसे देख रहे हैं जो एक पार्टी के, एक गठबंधन के फेवर में एक तरफ है, वेव है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी और गठबंधन की तरफ वेव है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है। तो जो एक इलेक्शन का अपना एक मजा होता है वो वाकई में एक्साइटमेंट है, रोमांच है। और मैं कहूंगा कि इंडियन इलेक्शन के जैसा कोई इलेक्शन